नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गिलाडिया की फसल से अधिक फूलोत्पादन के लिए जरूरी कार्य। फसलों की कटाई गहाई यंत्रों से करने पर किसानों को होगा फायदा। प्रदेश के अनेक किसान भाई गिलाडिया फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से गिलाडिया की फसल कमजोर हो जाती है और फूल उत्पादन में कमी आने से किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप कौन कौन से कार्यों को कब और किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत। आज हम बात करेंगे गिलेडिया की खड़ी हुई फसल में, जिसे नौरंगा भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी फसल का अधिक उत्पादन या अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमको फसल को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये खरपतवार जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट और व्याधियों के आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को सलाह है कि फसल जब भी आप लगा रहे हैं, आप उसको निरंतर फसलों में निंदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे फसलों को खरपतवार मुक्त रखा जा सके। गिलाडिया फूल, जिसे आमतौर पर नौरंगा के नाम से जाना जाता है, किसान भाइयों, फसल उत्पादन में खरपतवारों की समस्या आम सी हो गई है, जो फसल से प्रकाश, खाद, पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार कम होती है। इसलिए गिलाडिया की फसल में खरपतवारों की समस्या न हो, इसके लिए खेत में निराई गुड़ाई समय समय पर करनी चाहिए, जिसमें पहली निराई 25 से 30 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी निराई 45 से 55 दिनों पर करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान जो समय है उसमें टेम्परेचर, तापमान जो है 43 से 44 डिग्री तक अभी पहुंच चुका है, जिससे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की क्रिया अत्यधिक बढ़ गई है पौधों में। तो आप जल प्रबंधन के लिए लगातार 3 से 4 दिन के अंतराल में, 2 से 3 दिन के अंतराल में लगातार हल्की सिंचाई करते रहें। और इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा, जल की मात्रा जो है ना अत्यधिक ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो अगर पानी कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, जल का संचय हो रहा है, तो आप उसके लिए निकास की व्यवस्था बनाए रखें। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि कोई कीट या रोग फसल पर दिखाई दे तो उसकी सही पहचान करके पहले भौतिक विधियों को अपनाएं, इसके बाद जैविक उपायों को अपनाएं और यदि इससे भी कीट रोग का प्रकोप कम न हो तो अंत में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे दवाओं पर होने वाले अनावश्यक खर्च से बच जाएंगे और कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इस फसल में फसल सुरक्षा की। तो इसमें अगर कीटों की बात करें तो लीफ माइनर का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसके नियंत्रण के लिए आप शुरुआती अवस्था में कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर नीम तेल जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर कीटों की संख्या अधिक हो गई हो तो कोई भी रासायनिक कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। वहीं हम अगर रोगों की बात करें तो इसमें पत्ती धब्बा रोग जो है अत्यधिक देखने को मिलता है। पत्तियां जिससे झुलस जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है रुक जाती है, उत्पादन जो है अत्यधिक कम हो जाता है।
तो इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी सिस्टमिक फंगीसाइड जैसा हेक्साकोनाजोल हो गया, M45 हो गया, COC हो गया, आप इसका 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसल तैयार तो कर लेते हैं और जब समय आता है फूल तुड़ाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिसका अच्छा बाजार मूल्य नहीं मिलता है। तो गिलाडिया के फूलों की तुड़ाई कब और कैसे करें जिससे फूलों की गुणवत्ता बनी रहे और अच्छा मुनाफा मिल सके। और एक चीज़ का आपको किसान भाइयों मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि इसमें पुष्पों की तोड़ाई जो है निरंतर अंतराल में आप करते रहें, जिससे कि नई कली का विकास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और आने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि लगातार पुष्पों की तोड़ाई निरंतर अंतराल में आप करते रहें। और हर तोड़ाई के बाद 19-19-19 जो जल विलय एक घोल आता है, तो आप उसका भी छिड़काव जो है 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ की दर से आप घोल बनाकर उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। या तो 05234 हो गया 1 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इसका घोल बनाकर छिड़काव करें 200 लीटर पानी में। और छिड़काव के समय ध्यान रखें कि छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय में करें। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिस इनका ध्यान रखेंगे तो गिलेडिया या नौरंगा का पुष्पन का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में बोई गई फसलें पक कर तैयार हैं और काफी क्षेत्रों में तो कटाई गहाई का कार्य भी हो चुका है। तो किसान भाई मजदूरों के अभाव के चलते अभी तक अपनी फसल कटाई गहाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे में किसान फसल की कटाई गहाई अगर मशीन से कराएं तो उनकी फसल जल्द से जल्द हार्वेस्ट हो जाएगी। और इसकी अधिक जानकारी दे रही हैं कृषि अभियंता निधि कुमारी। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो सीजन चल रहा है हमारा मुख्यतः कटाई का चल रहा है और गेहूं की कटाई का जैसे अभी चल रहा है। आजकल कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए आसानी से कुशल मजदूरों का मिलना असंभव सा होता जा रहा है और अगर मजदूर मिल भी जाते हैं तो उनकी मजदूरी भी अधिक होती है, साथ ही कार्य क्षमता कम। ऐसे में कृषि यंत्र काफी उपयोगी साबित हो रहा है और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण अहम भूमिका निभा रहा है। यंत्रीकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। तो हमें अब मशीन की तरफ मुड़ना चाहिए और इसके लिए बहुत सारे यंत्र हैं जो अभी मार्केट में भी हैं और सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही है हमारे किसानों को। तो सबसे पहले बात करें तो अगर हंसिया की बात करें तो हंसिया अगर देखेंगे तो लोकल तौर पे हम बोलते हैं कट्ठा। अगर दिन भर में एक लेबर काम करता है तब जाके वो आधा कट्ठा जैसा प्रति घंटे के हिसाब से काम करता है। तो आप देखेंगे कि आपका लेबर कॉस्ट 150 से 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चला जाता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो हम अब आते हैं छोटे यंत्र की तरफ। तो बात करें तो छोटे यंत्र में हमारा आता है मल्टी क्रॉप कटर या ब्रश कटर बोलते हैं इसको। तो मल्टी क्रॉप ब्रश कटर में क्या होता है कि आप एक आदमी इसको संचालित करने के लिए होना चाहिए और इसका जो इंजन होता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और इसका जो प्राइस होता है 12,000 से लेके 20,000 तक के रेंज में होता है। तो अगर आप देखेंगे कि ब्रश कटर कैसे काम करता है, आप देखेंगे नीचे में एक कटर लगा होता है और ब्रश कटर एक लंबा यंत्र होता है जिसको कंधे पे रखकर और नीचे की तरफ ले जाके उसको हम कटर से जो भी आपका सोयाबीन है, मक्का है या फिर गेहूँ है, सूरजमुखी है, इस तरह की फसलों की कटाई आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका देखिए 1 एकड़ प्रतिदिन के हिसाब से आप इसमें कटाई कर सकते हैं। तो ब्रश कटर को भी अगर संचालित करने की बात करें तो इसमें 200 से 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपकी जाती है, क्योंकि इसकी जो फ्यूल होती है अभी जैसे पेट्रोल कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है तो इससे आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये छोटे स्तर पे जो छोटे रकबे वाले किसान हैं तो इनको इस तरह के मल्टी क्रॉप ब्रश कटर लेने चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो आप इससे काट सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे आ जाएं तो हमारे पास है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर। रीपर कम बाइंडर भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे कि सेल्फ प्रोपेल्ड में भी आपका 15 से 20 HP का इंजन भी उसमें होता है। कई बार आप देखेंगे रीपर जैसे वर्टिकल कन्वेयर रीपर भी होता है जिसको हम ट्रैक्टर के पीटीओ से लगा के चलाते हैं, तो उसमें आपको 45 से 50 HP का इंजन चाहिए होता है ट्रैक्टर का।
पावर रीपर कृषि मशीनरी है जो पकी होने पर फसलों को काटने में मदद करती है। बाजार में कई प्रकार की रीपर उपलब्ध है। यह एक बहुउद्देशीय मशीन है जो कई कार्यों को एक छोटे और प्रबंधनीय रूप से करता है। यह कम प्रयास में विभिन्न फसलों को आसानी से काटकर एक तरफ डाल देता है, जिससे कृषक आसानी से फसल को इकट्ठा कर सकता है। तो अगर इससे बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर, तो आप देखेंगे कि उससे क्या होता है कि आप जब कटनी होती है तो 3 से 5 इंच ऊंचाई पे होती है, मतलब वो डंठल को 3 से 5 इंच ज़मीन से ऊंचा वो काटता है और वो दाहिने साइड में वो गिराता जाता है डंठल बंडल बना के, मतलब आपकी गठरी बनती जाती है। तो इसमें भी लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसका जो कॉस्ट है आपका 250 से 350 या 500 तक भी पड़ता है प्रति घंटे। उसके बाद अगर बात करें कि वर्टिकल कन्वेयर रीपर क्या होता है, वर्टिकल कन्वेयर रीपर ऐसा होता है कि 45 से 50 HP ट्रैक्टर की वर्टिकल कन्वेयर रीपर लगाया जाता है और वो क्या करता है, गठरी नहीं बनाता है फसल की, वो सीधे वो कटाई करके आपके पीछे ट्रैक्टर के वो छोड़ता जाता है। बाद में हमारे लेबर उसको उठा के गठरी बना ले या उसको जमा कर सकते हैं। तो वर्टिकल कन्वेयर रीपर भी एक अच्छा यंत्र है, क्योंकि इससे आप 1 हेक्टेयर प्रति घंटे के हिसाब से आप कटनी कर सकते हैं। यह कम प्रयास में गेहूं, धान और अन्य तिलहन और दलहन फसलों की कटाई और बंडल बनाने के लिए उपयुक्त है। इस मशीन से फसल की कटाई एवं बंडल बनाने का कार्य एक साथ हो जाता है। किसान इसकी सहायता से आसानी से बंडलों को इकट्ठा कर सकते हैं। यह गेहूं एवं धान की फसल हेतु बहुत उपयुक्त है। इससे फसल कटाई की लागत में लगभग 50% की बचत होती है। उसके बाद हमारा आता है विशेष रूप से जो आजकल मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है हमारे यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर, जो पहले तो हमारे यहाँ उतना प्रचलित नहीं था लेकिन आजकल काफ़ी प्रचलित हो रहा है। तो कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें, इससे क्या होगा, 10% जैसा मॉइस्चर होना चाहिए। अगर 10% से नमी कम जाती है तो क्या होगा, आपका डंठल खेत में बिखरने लगेगा सारा अनाज। तो इससे क्या होता है, आपका लॉस ज़्यादा होगा, ग्रेन लॉस जो बोलते हैं, अनाज का लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए आपको एक अनुशंसित 10% तक की नमी आपकी होनी चाहिए, जो किसान आराम से देख के उसको पहचान सकते हैं। दूसरी बात कि आपको खेतों में ये ध्यान रखना होगा, जैसे मान लीजिए आपने कंकड़ पत्थर है या कुछ भी मशीन चलाने से पहले तो आप हटा सकते हैं, एक बार मुआयना कर सकते हैं। तो कंबाइन हार्वेस्टर हमारे यहाँ 30 से 35 लाख कीमत पे उपलब्ध कराई जाती है। इस पे भी अनुदान राशि दी जाती है। कंबाइन हार्वेस्टर, भिन्न भिन्न प्रकार के कंबाइन हार्वेस्टर 2 से 6 मीटर लंबे कटरवार में उपलब्ध हैं। इसका कार्य एक बार में ही फसल की कटाई, मड़ाई, ओसाई, सफाई एवं दानों को इकट्ठा करना है। इसमें कई भाग होते हैं, जैसे हेडर यूनिट, मड़ाई यूनिट, सेपरेशन यूनिट एवं कलेक्शन यूनिट इत्यादि। इस यंत्र के द्वारा कटाई, गहाई और पैकिंग एक साथ हो जाती है। इस यंत्र के प्रयोग से समय और लागत दोनों की बचत होती है। तो कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है, आपका कटनी के बाद आप इसकी दौनी भी कर सकते हैं। तो कटनी में क्या होता है कि आपका जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का हेडर साइज़ होता है, मतलब आपको कितने सारे फसल की चौड़ाई को लेना है एक साथ, वो आपको डायरेक्ट करता है रील की तरफ, और रील से वो कन्वेयर के थ्रू होता हुआ मतलब कटाई होती है, और फिर वो कटा हुआ जो आपका हिस्सा है गेहूँ का, वो आपका जाता है थ्रेसिंग ड्रम में कन्वेयर के जरिए। और क्या होता है, थ्रेसिंग ड्रम में रोटेटिंग ड्रम होता है, जैसे कि उससे डंठल और जो आपका दाना है वो अलग होता है और भूसा आपका एक तरफ गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, कंप्लीट एक किसान 150 से 200 एकड़ प्रतिदिन के हिसाब से आपका हार्वेस्टर आपकी फसल को तैयार कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर इसमें कॉस्ट की बात करें तो थोड़ा ये कॉस्टली है, 2500 से लेके 3000 प्रति घंटे इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लेकिन एक चीज़ है कि जो बड़े किसान हैं जिनकी रकबा मतलब ज़्यादा है, उसके लिए ये कंबाइन हार्वेस्टर काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो इससे आप बहुत तरह के फसल आप कटनी कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन है, सूरजमुखी है, आपका मक्का है, जो भी आपकी फसल है जो गेहूं की तरह है, जैसे कि कोई दलहन वाली प्रोडक्ट फसल भी है, तो वो भी आप उससे काटनी कर सकते हैं। यंत्र सुचारू रूप से काम करते हैं और इनके रख रखाव में अधिक खर्च ना करना पड़े, इसके लिए समय समय पर यंत्रों के चल पुर्जों को कसते रहें। साथ ही घूमने वाले भागों पर ग्रीसिंग और लुब्रिकेशन करें। यंत्रों को उपयोग के बाद अच्छी तरह से साफ करके नमी रहित स्थान पर यंत्रों को रखें। इन यंत्रों पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इन 20 ईसी दवा की 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या फिप्रोनिल की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति फर्म पर पहुंचने पर इन्हें इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर पीने को दें। बड़ी मुर्गियों को भी दिन में गर्म घंटों में इलेक्ट्रॉल मिला हुआ पानी दें। पशु बाड़े को हवादार बनाएं और नीचे बारदाने लटकाकर ठंडा रखें। पशुओं को लू लगने पर छायादार जगह पर ले जाकर गीले कपड़े से पूरे शरीर को बार बार पोंछें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शहरी जिला बैतूल के विपिन जगत ने। आपने अनार के फलों के फटने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देश के कई क्षेत्रों में अनार की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। अनार में 3 बहार होती है। व्यावसायिक रूप से साल में केवल 1 ही बहार ली जाती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहां मृग बहार से फसल ली जाती है और सिंचाई सुविधा होने पर अम्बे बहार से फसलों को लिया जाता है। अनार के पौधों में शुष्क और गर्म जलवायु सहन करने की अधिक क्षमता होती है। फलों के विकास और पकने के समय गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसीलिए उत्तर पश्चिम जलवायु में पैदा होने वाला अनार अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है। लेकिन किसानों के सामने एक फल फटने की आम समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है। फल फटने के बाद फलों के दाम में भारी गिरावट आ जाती है और फल की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं किस कारण फल फटते हैं। फलों के फटने के कारण। फलों के फटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिंचाई का अचानक दे देना, जमीन के तापमान में अचानक परिवर्तन आ जाना, बोरॉन और कैल्शियम जैसे तत्वों की कमी होना, फल पकते समय गर्म हवा का चलना आदि कई कारण से फलों में फटने की समस्या हो जाती है। अनार के फलों के फटने से रोकने के उपाय। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाना। सूखे क्षेत्रों की रेतीले मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि इस प्रकार की जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसीलिए गोबर की खाद और कार्बनिक मल्च के समन्वित उपयोग से जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे फल फटने की समस्या का निदान किया जा सकता है। सिंचाई का समय। अनार के पौधों में लंबे समय के बाद अचानक और अधिक तापमान में सिंचाई नहीं करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। जल्दी तुड़ाई करके। बड़े आकार के फल फटने की समस्या अधिकतर पाई जाती है, इसीलिए फलों की समय पर तुड़ाई करके फलों को फटने से रोका जा सकता है। पोषक तत्वों का छिड़काव करके। अनार के फलों को फटने से बचाने के लिए बोरान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने चाहिए। इससे फल फटने की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट आदि रसायन के फलों को फटने से बचाने में सहायक होते हैं। बरसात की बूंदों में फलों को बचाएं। अनार के फलों को वर्षा के जल से बचाने के लिए प्लास्टिक की हाइड्रोफोबिक फिल्म से फलों को ढक देना चाहिए। बरसात की बूंदों से फल के तापमान में अचानक अंतर आ जाता है, जिससे फल फटने की समस्या हो जाती है। हार्मोन का छिड़काव। अनार के फलों को फटने से बचाने के लिए 2,4-D और NAA का छिड़काव 10 से 20 ppm की मात्रा में करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।